स्टेप बैक लेते हैं और जानते हैं कि प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स किस समय किस तरीके से मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। और इन्विजन कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ नीलेश शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। नीलेश, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है। नीलेश, एक ब्रॉड क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहेंगे कि ये लास्ट के 4-6 हफ्ते आपने किस तरह बाजार को अप्रोच किया? आपने कुछ शफल किया क्या अपना पोर्टफोलियो, या आपने कुछ डीप डाइव लिया किसी एरियाज में ये सोचते हुए कि अच्छा मौका है 30-40%, क्योंकि आप मिड कैप ओरिएंटेड हैं, आप वो एरिया बहुत स्कैन करते हैं। कुछ ऐड किए नेम्स आपने? गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। और ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम और सारे व्यूअर्स को बहुत शुभकामनाएं। बाजार जो है पिछले जो 1-2 महीने में जो एक कंसोलिडेशन या एक जो माइनर करेक्शन के फेज या दौर से गुजरा है, हमारे लिए ये एक बड़ी पॉजिटिव इनोवेट डेवलपमेंट है। हमारा अप्रोच बड़ा कंस्ट्रक्टिव रहा है। ये जो समय जो एक पिछला 1-2 महीना जो गया है, बीता है, हमने कई स्टॉक्स में थोड़ी ट्रिम भी की है, जहाँ पे हमें काफी अच्छी अप्रिसिएशन मिली है पिछले 1-1.5 साल में। खास करके जो इंडस्ट्रियल कैटेगरी के जो शेयर्स है, जहाँ पे काफी अच्छी बढ़ोतरी आई है, वहां पे हमने थोड़ी ट्रिम किया है। और जो कई जो स्टॉक्स है जहाँ पे हम अभी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव है और हमको लग रहा है कि अगले 1-2 साल में भी इनमें अच्छा अप्रिसिएशन और बिजनेस की बढ़ोतरी हो सकती है, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित किया है। जो एक सेक्टर जो हमको बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, वो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। हम लोग पहले मैक्स फाइनेंशियल में हमारी होल्डिंग थी, जो एक अच्छी प्रदर्शन भी करती जा रही है, मैक्स फाइनेंशियल कंपनी। उसके अलावा हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस भी ऐड किया है। सेकेंड एरिया जहां पे हमने ऐड किया है वो है पैकेज फूड सेगमेंट, कंज्यूमर सेगमेंट। तो जो प्रताप स्नैक्स करके जो कंपनी है, वो हमको लग रहा है कि पिछले 1-2 साल में एक अच्छी टर्न अराउंड आ सकती है कंपनी के परफॉर्मेंस में। तो वो भी एक अच्छा स्पेस हमने जो ऐड किया है। और तीसरा जो सेक्टर हमने ऐड किया है वो है मीडिया ब्रॉडकास्टिंग। हमारा ऐसा मानना है कि जो अर्थतंत्र है, इकोनॉमी है, उसकी जो वृद्धि है वो बरकरार रहेगी। जो वर्ल्ड बैंक, IMF, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे जो एस्टिमेट्स है वो यही दर्शा रहे हैं कि अगले 1-2 साल में इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो 7-9% के रेंज में आएगा। उसके चलते एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज काफी बढ़ेगी। ये जो जितने भी स्टार्टअप्स है फंड रेजिंग कर रहे हैं, उनको भी एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करना है, तो इसका सीधा बेनिफिशियरी मीडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज रहेगी। इसके अलावा अगले 1-2 साल में इलेक्शन का बहुत बड़ा सीजन है, तो वहां पे भी थोड़ी जो न्यूज रिलेटेड जो ब्रॉडकास्टर्स है वहां पे भी स्पेंडिंग अच्छी होगी। तो वो एक तीसरा क्षेत्र है जो हमको अच्छा लग रहा है। उसके अलावा जो बाकी जो सेक्टर्स है, जैसे ऑटो कंपोनेंट सेक्टर्स है, जनरल इंश्योरेंस है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ये सारे सेक्टर्स हमें काफी अच्छे लग रहे हैं एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। नीलेश, जब ये अनलॉकिंग शुरू हुआ, उसके साथ साथ एक पूरा एक नया थीम जो था वो काफ़ी तेज़ी से चल भी रहा था, वो था अनलॉक का थीम। उसमें हमने होटल स्टॉक्स, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े स्टॉक्स, एयरलाइन कंपनी, सभी में काफ़ी अच्छा रुझान देखा। नाउ इट सीम्स कि ओमिक्रॉन को भी ऑल कंट्रीज आर टेकिंग इट इन इट्स स्ट्राइड, ओवर रिएक्शन नहीं करें। एटलीस्ट भारत में तो फॉर्चुनेटली अब तक देखने को नहीं मिला है। इसमें स्टीम अभी भी बचा हुआ है, कुछ ऐड करने की सलाह देंगे आप? हाँ, इसमें काफी स्टीम है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि इंडिया जो है हमारे हिसाब से पूरे विश्व में वैक्सीनेशन में बहुत ही आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 1.3 बिलियन डोजेस एडमिनिस्टर हो गई है। फर्स्ट डोज जो है 85-86% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन को वो डोज एडमिनिस्टर कर दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो तीसरा वेव जो ओमिक्रॉन की बात हो रही है, उसमें कोई सख्ती वाला लॉकडाउन नहीं आएगा, बहुत ज्यादा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं आएंगे। और लेकिन जो एक थोड़ी शुरुआत की जो घबराहट थी जो इन सेक्टर्स या इनके स्टॉक्स में, हमारा ये मानना है कि ये जो है वो अनफाउंडेड है और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है। तो ये सेगमेंट में जो एक दो स्टॉक्स जो हमें अच्छे लग रहे हैं और हमारे PMS में इनकी इन्वेस्टमेंट भी है। एक तो महिंद्रा हॉलिडेज, जो एक बहुत ही अच्छी वेकेशन ओनरशिप कंपनी है, बहुत बड़े पैमाने में पूरे देश में उनके रिसोर्ट्स है, और कई लाखों में उनके मेंबरशिप्स है और अच्छी वृद्धि भी हो रही है। तो ये एक और एक तकरीबन डेट फ्री बैलेंस शीट है, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है। तो महिंद्रा हॉलिडेज काफी अच्छी लग रही है। उसका स्टॉक प्राइस भी अच्छा करेक्ट हुआ है, 260-270 से तकरीबन 210 के आसपास आया है, अच्छा करेक्शन है।
हमारे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा जो है वो है ईज माई ट्रिप, ट्रैवल कंपनी, ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर है, जो अभी एक नंबर 2 की पोजीशन पे आ गए हैं और एक अच्छा प्री कोविड लेवल पे उनका जो बुकिंग्स का जो रन रेट है वो भी आ गया है। तो हमारा मानना है कि ये भी स्टॉक अच्छा करेक्ट किया है, जो ऊपर के लेवल पे 700 वाला भी तकरीबन 500 के आसपास आया है, तो इसमें भी एक अच्छी करेक्शन आई है। तो ये जो दोनों स्टॉक्स है, जो दोनों कैश रिच कंपनीज है, डेट फ्री है और अपने अपने सेगमेंट में या तो लीडर्स है, चैलेंजर्स है, और अच्छा प्राइस करेक्शन आया है, तो हमारा ऐसा मानना है कि वापस एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, और ये हमारे पीएमएस में इनमें इन्वेस्टमेंट्स भी है। मॉर्निंग नीलेश, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे प्ले आउट करना चाहेंगे ऑटो स्पेस से। ऑटो एंसिलरी में तो आपके कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपकी पसंद है, लेकिन अगर ऑटो सेक्टर की, क्योंकि ये सेक्टर पीछे कितने समय से अंडर परफॉर्मेंस झेल रहा था बिकॉज ऑफ द चिप शॉर्टेज, उन सब ग्रे एरिया से बाहर निकलने के बाद, और स्पेशली अगर ऑटो सेक्टर में भी आप कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर सेगमेंट्स की बात करें, क्योंकि ईवी स्पेस जिस तरह से पिकअप होने वाला है, टाटा मोटर्स की भी तरफ से एक बात आ रही है कि $1 बिलियन तक के फंड्स वो एलोकेट करेंगे इस स्पेस को और डेवलप करने के लिए, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को। अशोक लेलैंड पर सीएलएसए की रिपोर्ट आती है, कैसे आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को प्ले आउट करना चाहेंगे? जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्षेत्र है, और हमारा ऐसा मानना है कि ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। ऑटोमोबाइल्स का जो क्षेत्र है, जो चिप शॉर्टेज है, जो हम जो सुन रहे हैं कंपनी से, उनका ऐसा मानना है कि ये जो चिप शॉर्टेज का जो चैलेंज है वो तकरीबन 2022 में भी चलेगा। हालांकि उनका ऐसा मानना है कि मिडिल ऑफ 2022 तक ये जो चैलेंज है या प्रॉब्लम है, ये इसका कोई समाधान आना चाहिए, और ये जो शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम है वो काफी हल्की होनी चाहिए, शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम। तो हमारा ऐसा मानना है कि जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी वहां पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक अच्छी रिकवरी आ सकती है 1-2 क्वार्टर के बाद। उनमें जो है दो तरीके से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला तो जो है जो डायरेक्ट ओईएम कंपनीज है, जिसमें टाटा मोटर्स और महिंद्रा में हमारी इन्वेस्टमेंट्स है। ये दोनों कंपनीज में दोनों लीडर्स हैं। टाटा मोटर्स उसमें सबसे आगे है ईवी क्षेत्र में, इनके जो डेवलपमेंट्स हैं और ये जो प्रगति कर रही है ईवी क्षेत्र में, तो उसमें टाटा मोटर्स काफी प्रमुख एक भूमिका निभा सकती है। सेकेंड इज सीवी सेगमेंट में वो मार्केट लीडर है, 40-50% मार्केट शेयर है। तो जब भी सीवी साइकिल रिवाइव होगा, जो हमने नवंबर के डेटा में देखा भी है कि सीवीज का अच्छा प्रदर्शन रहा है नवंबर में, तो वहां पे अच्छी एक रिकवरी आ सकती है और आगे चलते हुए। तीसरे जो नॉर्मल पैसेंजर कार्स है, उसमें भी टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है मंथ ऑन मंथ। तो टाटा मोटर्स एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्जॉस्टिव प्ले है पूरे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, चाहे आप ईवी ले, सीवी ले या पैसेंजर कार्स ले। महिंद्रा जो है ट्रैक्टर सेगमेंट में एक अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, और वो लोग काफी रिस्ट्रक्चरिंग किया है, लॉस मेकिंग कंपनीज को हाइव ऑफ कर दिया है, बेच दिया है, निकल गए वो सब बिजनेसेस से। तो महिंद्रा भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो टू व्हीलर सेक्टर है, वो उसमें हमको मानना है कि उसमें डिसरप्शन सबसे ज्यादा होगा। हिंदुस्तान का जो मार्केट है वो काफी अलग है। जो बाकी देशों में ईवी का डिसरप्शन है वो 4 व्हीलर से हुआ है, पैसेंजर कार से हुआ। इंडिया में ऐसे लग रहा है कि 2 व्हीलर से ही ज्यादा मजबूत शुरुआत हो रही है ईवी सेगमेंट की। तो हम वो सेगमेंट को ऑटो कंपोनेंट्स के थ्रू प्ले कर रहे हैं, और हमारी जो काफी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो है गैब्रियल इंडिया करके जो कंपनी है, जिसका ओला के साथ भी उन्होंने टाई अप किया हुआ है, तो वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो हम एक अलग मिक्स्ड तरीके से ये जो पूरे सेगमेंट को में इन्वेस्ट और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओईएम्स, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जहां पे हमारे पीएमएस में इन्वेस्टमेंट्स है, और ऑटो कंपोनेंट जो गैब्रियल इंडिया या सीवी साइकिल के लिए जो ऑटो कंपोनेंट जीएनए एक्सेल्स है, जो इंडिया में भी एक अच्छी उसकी एक पकड़ है और वो काफी एक्सपोर्ट्स भी करती है। तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन करके हमारा एक्सपोजर है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और हम काफी इस पे पॉजिटिव है। ये आपने जो सीवी रिलेटेड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की बात की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है। अभी जस्ट आपके ज्वाइन करने के पहले भी हम अपने एनालिस्ट से वही बात कर रहे थे। ईज माई ट्रिप पे एक थोड़ा स्क्रैच और करना चाहेंगे आपके पॉइंट्स। करीब 6,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो गया है, और ये 120 करोड़ के आसपास अभी प्रॉफिट करते हैं। आपका क्या एस्टिमेट है? तो ये 50 टाइम, 45-50 टाइम पे है करंट अर्निंग्स पे, तो इसका पी एक्सपेंशन आप होते हुए देखते हैं आगे, या आप इसके पोटेंशियल अर्निंग्स बहुत
ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकता है आगे? इसमें रिटर्न किधर से आएगा? ये आपने बहुत ही रेलेवेंट और उम्दा सवाल पूछा है। हमारा मानना हम ज्यादा पी एक्सपेंशन पे ज्यादा निर्भर नहीं रहते, तो हमारा ऐसा मानना है कि ईज माई ट्रिप जैसी कंपनी जो ऑनलाइन डिजिटल कंपनी है जिसका पी मल्टीपल तकरीबन 50 के आसपास है, इसमें एक्सपेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हो गया तो वो एक एडिशनल रिटर्न होता है। लेकिन हमारा जो पॉजिटिव और व्यू जो है वो काफी इसके बिजनेस ग्रोथ पे है। पहली बार हमारा ऐसा मानना है कि जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो अच्छा ग्रोथ करेगी अगले 5 साल 10 साल में। तकरीबन इंडिया में 70 to 80 न्यू एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, कई न्यू एयरलाइंस आ रहे हैं, और जो फ्लायर्स है, जो कंज्यूमर्स है, उनमें डोमेस्टिक ट्रैवल और भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, एस्पिरेशंस बढ़ती है, जैसे ही एयरलाइन ट्रैवल भी बढ़ता है, तो सबसे पहले है कि एक एयरलाइन इंडस्ट्री ग्रो करेगी, नंबर 1। नंबर 2, हमारा ऐसा भी मानना है कि ईज माई ट्रिप एक काफी इनोवेटिव कंपनी है, और उन्होंने जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो है मार्केट शेयर एक्वायर करने से हुआ है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी वो एक काफी एडवांटेजियस पोजीशन में मार्केट शेयर बढ़ाने को। तीसरी बात, वो जो है उनकी वो एयरलाइन इंडस्ट्री को छोड़ के भी जो रोड ट्रैवल है, बस ट्रैवल है, उसके ऊपर भी उनकी फोकस है फ्यूचर के लिए। और चौथा, जो हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र है, जो होटल बुकिंग्स वगैरह जो है, उनमें भी उन्होंने एक रिसेंटली एक एक्विजिशन भी किया है। तो ये जो चारों कॉम्बिनेशन है, एयरलाइन इंडस्ट्री का ग्रोथ, एयरलाइन इंडस्ट्री में उनकी प्रमुख लीडरशिप पोजीशन रहना, तीसरा जो अन्य ट्रैवल सेगमेंट्स है, बस या रेल, उस पे भी उनका ध्यान फोकस करना, और चौथा एक हॉस्पिटैलिटी या होटल बुकिंग। तो ओवरऑल एक ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में उनका एक बड़ा ही ब्रॉड बेस्ड बिजनेस पोर्टफोलियो बन सकता है आगे चलते, और यहीं से उनकी फ्यूचर ग्रोथ मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आ सकती है, और यही हमारा भी मानना है। जी नीलेश, ये जो हाल ही में लिस्टेड न्यू एज बिजनेसेस हैं, उसमें आपको कंफर्ट कहाँ पर है इन्वेस्ट करने में इस समय? हम जो रिसेंटली लिस्ट हुए हैं उनमें हमारा अभी तक हमने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज जो है वो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, और उनके जो वैल्यूएशन है जो हमारे हिसाब से काफी ऊंचे वैल्यूएशन है, बहुत बड़े वैल्यूएशन है। हालांकि ये सारी जो रिसेंटली कंपनीज लिस्टेड हुई है ये लीडर्स है अपने अपने क्षेत्र में, और उन्होंने पिछले 5-10 साल में बहुत ही उम्दा काम किया है, काफी अच्छी वृद्धि भी पाई है। लेकिन अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनीज है, लेकिन हम इनको ट्रैक कर रहे हैं, और हमें जहां पे भी लगेगा फ्यूचर में वहां पे शायद हम हमारे लिए इन्वेस्ट करने की गुंजाइश बन सकती है। क्योंकि जो एक फेज आता ही है हर एक कंपनी के लिए, और मार्केट में भी आता है, कि चाहे कितने भी अच्छा प्रदर्शन करो या कितने भी अच्छे प्राइजेस हो, लेकिन कहीं तो कहीं करेक्शन आता है। ये जो एक पार्टी चल रही है उसमें कहीं तो इंटरवल या इंटरप्शन आएगा, ये इंडिविजुअल स्टॉक्स में, या ये जो ग्रुप ऑफ सेक्टर्स है, और उस वक्त हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, और हम इनके फ्यूचर में पे काफी पॉजिटिव हैं। राइट नीलेश, साथ ही हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में आपको कौन से स्टॉक्स ज़्यादा पसंद आते हैं, कौन सी कंपनियां पसंद आती हैं? देख रहे हैं जेफरीज ने भी एक रिपोर्ट में भी रिसेंट रिपोर्ट में कहा है कि हाउसिंग साइकिल टर्न अराउंड है, इनफैक्ट इंडिया के लिए बुलिश और सुपर साइकिल की बात तक कही है। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में आप बात करें तो कौन से उस सेगमेंट में, या हाउसिंग रियल एस्टेट, यहाँ पर आपको क्या कुछ पसंद आता है? हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है, हमारा ऐसा मानना है कि ये बड़ा ही अंडर पेनिट्रेटेड सेगमेंट है, ये बहुत बड़ी मार्केट है। खास करके अगर इंडिया का पेनिट्रेशन रेशियो कंपेयर करें जो विश्व के और बड़े देश, बड़े इकोनॉमीज के साथ अगर हम उनकी तुलना करें तो वो कंपैरिजन के हिसाब से इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है, और उसमें डबल डिजिट ग्रोथ एक लंबे समय के लिए आने की बहुत अच्छी गुंजाइश है। तो उसमें हमारा भी जो इन्वेस्टमेंट है पीएमएस में वो है कैन फिन होम्स में। ये कंपनी जो है उसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। कैनरा बैंक की सब्सिडरी है, तो वो उसमें उनको एक कम दर पे डिपॉजिट्स रेज करने की एक कैपेसिटी क्रिएट करती है। एसेट क्वालिटी रिलेटिवली अच्छी है, इनकी क्रेडिट कॉस्ट रिलेटिवली सबड्यूड रही है, और ग्रोथ भी अच्छा है। इसके अलावा ये जो कई स्टेट्स में उनकी एक लीडरशिप पोजीशन है, जैसे कर्नाटका स्टेट है, या तमिलनाडु स्टेट है, या थोड़ा महाराष्ट्र है, ये सारे स्टेट्स में उनकी एक अच्छी एक पार्टिसिपेशन है और प्रेजेंस है। और हमारा ऐसा मानना है कि
पूरे ओवरऑल इंडिया के जितने भी हाउसिंग फाइनेंस मार्केट्स है उसमें से ये जो मार्केट्स है जहाँ कैन फिन होम्स प्रेजेंट है ये सबसे मजबूत और फास्ट ग्रोइंग मार्केट्स है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे पीएमएस में कैन फिन होम्स में है। आपने बहुत बढ़िया बात बोली नीलेश। कल ही कैनफिन होम्स के एमडी एंड सीईओ हमारे साथ गिरीश कसोगी बात कर रहे थे। बहुत सॉलिड कमेंट्री डिमांड की और आउटलुक उन्होंने व्यूअर्स के साथ शेयर किया हमारे शो पे। इनफैक्ट स्टॉक तो 52 वीक हाई पे है ही। आगे बातचीत लेके चलें, उससे एक छोटा सा एक पीस उसका सुनवा देते हैं अपने व्यूअर्स को। उन्होंने डिमांड आउटलुक पे कैनफिन होम्स के मैनेजमेंट ने क्या कहा, जो आपकी भी स्ट्रॉन्ग पिक है। डिमांड बहुत अच्छा है। सिक्योर्ड मार्केट इंप्रूव हुआ, मॉर्गेज बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनसिक्योर्ड थोड़ा पिकअप होने वाला है। कॉर्पोरेट थोड़ा अपटिक दिखा दे रहे। एसएमई ऑल्सो ठीक ठाक है, बट if I compare with pre-COVID levels, it is not up to mark. But mortgage industry market बहुत अच्छा है। Q4 में हम लोग ऑल टाइम हाई नंबर्स किया, 2000 करोड़ डिसबर्स किया इन द हिस्ट्री ऑफ कैनफिन। फिर से Q2 में, Q1 में कोविड था इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ सबको, इंडस्ट्री को और कैनफिन को भी। Q2 में फिर से ऑल टाइम हाई नंबर्स किया, 2200 करोड़ किया, विच इज अगेन ऑल टाइम हाई। Q4 कंपेयर किया तो 10% ग्रोथ था। सो मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट ब्रॉड बेस्ड है, सब ज्योग्राफी से डिमांड जबरदस्त है। बिल्डर मार्केट, नो वेदर इट इज बिल्डर मार्केट, नॉन बिल्डर मार्केट, सब सेगमेंट्स में रोबस्ट डिमांड है मॉर्गेज के लिए। राइट। सेकेंड क्वार्टर में तो रिकॉर्ड क्वार्टर था इनका, और यहाँ से भी आगे आने वाले क्वार्टर्स में गिरीश बता रहे हैं कि कैनफिन होम्स की ट्रेजेक्ट्री बहुत स्ट्रांग है। नीलेश, एक दूसरे स्टॉक पे आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। महिंद्रा हॉलीडेज, आपका वैल्यूएशन तो अच्छा करेक्ट होता हुआ नजर आया और स्ट्रांग पेडिग्री भी है ग्रुप की, लेकिन कंपेरेटिव सिनेरियो भी बहुत बढ़ गया है। अगर हम एयरबीएनबी को देखें या और दूसरे रीजनल होम स्टेज के ब्रांड भी अब कंसोलिडेट होकर बड़े बनते जा रहे हैं। बहुत वैरायटी है इस समय। अगर हम इंटरनेट पे जाके चेकआउट करें, इतनी वैरायटी है, तो कंपेरेटिव इंटेंसिटी को कैसे फाइट करेगा महिंद्रा हॉलीडेज आपके व्यू में? ये बहुत ही एक ये जो है बहुत ही रेलेवेंट और एक सही बात है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन सबसे एडवांटेजेस पोजीशन है कि जो इंडिया का जो हॉस्पिटैलिटी मार्केट है वो बहुत ही बड़ा मार्केट है। मतलब जिस देश में अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन हो और जहाँ पे 25-30 करोड़ घर हो, वहां पे, और जैसे 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 मैंने बताया कि आमदनी बढ़ रही है, एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, तो एक टेंडेंसी जो है ट्रैवल के लिए वो भी बढ़ रही है। और खास करके उसमें जो एक फैमिली वेकेशन है वो एक टेंडेंसी भी एक बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ रही है। तो हमारा ऐसा मानना है कि महिंद्रा हॉलीडेज की पोजीशन बहुत यूनिक पोजीशन है। ये जितने भी और आपने जो नाम बताए हैं, एयरबीएनबी हो या जो सैफरन स्टेज हो या जो भी है, ये भी अच्छी है, ये भी ग्रो करे, लेकिन उनको हर रोज एक कस्टमर ढूंढना पड़ता है। महिंद्रा हॉलीडेज का बिजनेस मॉडल की एक खास यूनिकनेस, खास खासियत है, ये है कि उनके पास पहले से ही कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि वो अपने मेंबरशिप्स पहले से ही बेचते हैं, और फिर वो मेंबर्स को अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए उनको तकरीबन हर साल 5 से 7 दिन रहने का एक राइट मिलता है। तो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज इस पोजीशन ये है कि उनके पास पहले से ही कस्टमर्स रहते हैं, और यही कस्टमर्स या जो मेंबर्स है वही जाके उनके रिजॉर्ट्स में जाके स्टे करते हैं और रिजॉर्ट फैसिलिटीज को यूज करते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि इंडिया जैसे बड़े देश में जो एक हर अलग अलग जो हैबिट्स रहती है, तो उसमें कई तरह के बिजनेस मॉडल्स वर्क आउट कर सकते हो, जिसमें एक महिंद्रा हॉलीडेज का एक बिजनेस मॉडल बड़ा ही यूनिक है। इंटरेस्टिंग नीलेश, और एक पूरा सेक्टर ही जिसमें बहुत अच्छा हमने मोमेंटम देखा है, एंड आई वुड से कि स्ट्रक्चरली या फिर फंडामेंटली काफ़ी शिफ्ट हुआ है, वो है रियल एस्टेट, स्पेशली हाउसिंग साइड। और वहाँ पर अभी भी ऐसा लग रहा है, इनफैक्ट अगर हम इंटरनेशनल भी कई रिपोर्ट्स को देखें तो इंडिकेशंस यही हैं कि शायद एक सुपर साइकिल है वहाँ पर शुरू होता हुआ। आपका व्यू क्या है, और फोकस आप कौन से स्टॉक्स पर करेंगे रियल एस्टेट में? रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो उसके ऊपर हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है। हमारा ऐसा मानना है कि हर सेक्टर, हर बिजनेस का एक साइकिल होता है, और हमारा ऐसा मानना है कि पिछले जो 5 साल, 8 साल या शायद 10 साल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़े बड़े कठिन साल या समय गुजरा है उनका,
लेकिन ये सेक्टर में बहुत रिफॉर्म्स हुए हैं, प्राइसेस बहुत अभी तक बढ़े नहीं हैं, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है या अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, तो एक घर लेना जो पहले 5 साल या 8 साल पहले जो काफी महंगा था, वो अभी रिलेटिवली कंपैरेटिवली काफी अट्रैक्टिव है। तो हमारा ऐसा मानना है कि एक ये जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो सेक्टर है, उसके लिए अगले कई साल बहुत अच्छे आ सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से कॉस्ट प्राइसेस ऊपर बढ़े हैं, तो ऐसा हमारी ऐसी उम्मीद है कि थोड़ी रियल एस्टेट की प्राइसेस भी बढ़ेगी। और जो पिछले 1-1.5 साल में डिमांड भी काफी रोबस्ट है, तो जो एक्सेस सप्लाई था, एक्सेस इन्वेंट्री है, वो भी काफी हद तक एब्जॉर्ब हो चुका है। और ये जब होता है, तब जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, उनके लिए एक बड़ा प्रोत्साहन का एक सोर्स बन जाता है, एनकरेजमेंट का सोर्स बनता है। नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, प्राइसेस थोड़े बढ़ेंगे, इनके मुनाफे भी बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट्स काफी कम है। तो ओवरऑल जो सेक्टर के लिए है, जो जितने भी वेरिएबल्स हम देखें बिजनेस रिलेटेड, वो सारे इनके फेवर में अभी चल रहे हैं और आगे इनमें मोमेंटम आ सकता है। तो हमारा आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। जो एक स्टॉक हम काफी अरसे से हम इसमें ओनरशिप हमारी है पीएमएस के द्वारा, वो है उल्टे पाटिल, जो पूना में बहुत बड़े पैमाने पे रियल एस्टेट डेवलपमेंट करते हैं, रेजिडेंशियल मिड इनकम हाउसिंग पे ज्यादा इनका ध्यान केंद्रित है। इसके अलावा बैंगलोर और मुंबई में भी इनकी थोड़ी प्रेजेंस है। तो ओवरऑल हमारे हिसाब से ये एक अच्छा प्ले है, अच्छी कंपनी है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट के हिसाब से। साथ ही नीलेश, और कौन सी इंटरेस्टिंग थीम्स होंगे जिन पर आपकी नजर होगी? क्या आपको लगता है, क्योंकि हम पीछे बिग वॉइसेस से लगातार जब बात करते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग वॉइस ये भी निकल कर आई कि म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स हों या फिर एजुकेशन और ट्रेनिंग से जुड़े हुए सेक्टर है, वहाँ फोकस हो सकता है। क्या ऐसे कुछ थीम्स आपको पसंद आते हैं? ये सारे जो सेक्टर्स है अच्छे ही हैं इन द सेंस दैट एंटरटेनमेंट वगैरह के, लेकिन जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग रिलेटेड जो है म्यूजिक कंटेंट कंपनी है, हमारे हिसाब से इनके प्राइसेस अभी काफी ऊंचे हैं, काफी हाई है। तो मेरे हिसाब से कभी भी फ्यूचर में करेक्शन आए तो वहां पे इनमें एक पॉजिटिव व्यू शायद बन सकता है। लेकिन जो बाकी जो ऑनलाइन और डिजिटल स्पेस जो है, उस पर हम काफी पॉजिटिव है। और जो 1-2 इन्वेस्टमेंट्स हमारे पीएमएस में हमने किए हुए हैं, एक है जो है वो एंजल वन, जो एक ऑनलाइन डिजिटल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म अभी तक उन्होंने खड़ा किया है। वो इंडिया का नंबर 3 प्लेयर है डिस्काउंट ब्रोकिंग में। काफी अच्छी ग्रोथ भी आ रही है, कैश फ्लोज जनरेट करते हैं, डिविडेंड्स भी अच्छे देते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, उनका जो प्लान है, आगे चलते एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनना, एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केट प्लेस बनना फाइनेंशियल के लिए, और एक सुपर ऐप क्रिएट करना, वो एक विजन जो है, वो अगर वो अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर सकती है, तो हमारा ऐसा मानना है कि ये कंपनी आगे जाके एक अच्छा प्रोग्रेस कर सकती है। दूसरा जो फील्ड है वो जो है मैट्रिमोनी करके, जो ऑनलाइन मैच मेकिंग सर्विसेज और ऑनलाइन मैरिज सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वो भी एक अच्छा स्पेस है, क्योंकि मैरिज रिलेटेड मार्केट जो इंडिया में वो काफी बड़ी मार्केट, और जिसमें मैट्रिमोनी एक मार्केट लीडर है। तो हमारी मानना है कि ऐसी जो कुछ कई फंडामेंटली ड्रिवन बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज, जो कंपनीज प्रॉफिट करती है, डेट फ्री है, कैश फ्लो जनरेट करती है, और उनके लिए आगे चलते हुए एक बहुत बड़ी मार्केट उनका इंतजार कर रही है, जो वो लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये कुछ अट्रैक्टिव बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज भी है। Alright, बिल्कुल नीलेश, interesting calls and sectors you've discussed. It's always pleasure to have you on the show. बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। तो नीलेश शाह ने बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स पर बात की, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये अच्छे स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो में होने की सलाह दी।